अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आपके सामने रखनी थी। रशिया यूक्रेन वार और पुतिन के बहुत ही ज़बरदस्त कुछ इंटरव्यूज़, तो उस पर आपके सामने कुछ डिस्कशन करनी है। पहले आपको एक खबर दे दें कि बर्मिंघम काउंसिल, इंग्लैंड का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, बर्मिंघम की काउंसिल डिफ़ॉल्ट हो गई है। उसने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, ना सैलरी देने के लिए ना कुछ है। अजीज़ दोस्तों, बर्मिंघम का मेयर भी पाकिस्तानी है, जैसे सादिक खान लंदन का है, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे घपले हुए हैं। रीज़न उन्होंने ये दिया है कि महंगाई की वजह से हम बैंकरप्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स महंगाई है, लेकिन बैंकरप्सी की असल वजह फ्रॉड है। मैं आपको पहले भी बताता था कि इंडियन जब किसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी कंट्री या सिटी की इसको प्राइम मिनिस्टरशिप या मेयरशिप मिलती है, तो वो उस सिटी, उस कंपनी, उस कंट्री का वफादार रहता है, ऑनेस्टली 100% उसको देता है। जब भी इंडियंस की इतनी इज्जत है। ऋषि सुनक जाके ज़मीन पे माथा टेक देता है, मंदिर में जाके हर हिंदू रस्म पूरी करता है, प्राउडली कहता है मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में 100% यूके का सोचता है। ये एक फ़र्क है। एक पाकिस्तानी मुसलमान सबसे पहले वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने का या पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचाएगा, खुद अपना डंडी मारेगा बीच में, फिर मुसलमान को, और फिर जाकर उस काम का सोचेगा जो इसको दिया गया है। इस बर्मिंघम टाउन काउंसिल ने एक टैक्सी कंपनी से एग्रीमेंट किया हुआ था, ग्रीन डेस्टिनेशंस लिमिटेड टैक्सी कंपनी से, 17 मिलियन पाउंड पर ईयर, 17 मिलियन पाउंड, 1700 करोड़ रुपया साल का इस ग्रीन डेस्टिनेशन लिमिटेड को जाता था। उसका काम सिर्फ ये था कि स्कूल से 3 मील दूर घर है, वहाँ से बच्चे उठाने और स्कूल में छोड़ने, और जब स्कूल ख़त्म होता है तो स्कूल से घर छोड़ना है। 3 मील, 1700 करोड़ रुपया, 17 मिलियन पाउंड। बल्कि नहीं, 17,000 करोड़ रुपया। अजीज दोस्तों, इस कंपनी का मालिक जमील मलिक है। अब आंकड़े मिला लेना, अब मेयर भी पाकिस्तानी, कंपनी का मालिक भी पाकिस्तानी, बीच में कितनी डंडी मारी गई होगी, मेयर साहब को भी मिले होंगे, बीच वालों को भी मिले होंगे। ये फ़र्क है। एनीवे, बर्मिंघम काउंसिल इज बैंकरप्ट। अजीज़ दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि अमेरिका के बारे में मैंने अभी तक कोई ख़ास, देखे बनाना है उस पर प्रोग्राम, उस पर मैं आऊँगा डिटेल में अपना इंडियन अमेरिकन दोस्तों के हवाले से क्या वहाँ पे है। लेकिन अभी ये है कि अमेरिका के कुछ और चीज़ें, जैसे देखें, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका कल टूट जाएगा या अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने कहा था 50-100 साल बाद ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह ये नहीं होगा कि अमेरिका की अपनी कोई अंदरूनी खराबी होगी। दूसरी मेजर बड़ी पावर्स दुनिया में इमर्ज होती हैं तो उस पावर बेस बदल जाता है थोड़ा। एनीवे, स्टिल अमेरिका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इकोनॉमिकली, सोशली। देखें, आप अभी रिसेंट हिस्ट्री में देख लें कि जहाँ मल्टी एथनिक कंट्रीज थे, जैसे सोवियत यूनियन था, जैसे यूगोस्लाविया था, वो एथनिक डिविजन्स पे डिवाइड हुई, और उनका एथनिक डिवीजन पे डिवाइड होना इसलिए
हो गया था कि उनमें से एक कोई मेजॉरिटी होती थी, एक एथनिक कम्युनिटी जो बाकियों को सप्रेस करती थी। जैसे सोवियत यूनियन में रशिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा था कि बाकी जो 16-17 स्टेट्स थी, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान वगैरह, वो सप्रेस्ड फील करती थी, या उनके अंदर वो सप्रेशन का बीज CIA ने डाला है। लेकिन बहरहाल एथनिक ग्राउंड्स पे सारे मुल्क अलग हुए, उज्बक का उज्बेकिस्तान, ताजिक का ताजिकिस्तान, यूक्रेनियन का यूक्रेन, इस तरह। इसी तरह यूगोस्लाविया में सर्बिया मेजॉरिटी में था, पावरफुल था, आर्मी में था। इस वजह से वहाँ तो नेचुरली एथनिक इश्यूज थे और थोड़ा रिलीजियस रंग आ जाता था, तो उस वजह से उनका टूटना बनता है। पाकिस्तान, चाइना, आज के दौर में 2 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान में पंजाबी मेजॉरिटी, पंजाबी आर्मी हेजेमनी लूट मार करके बाकी 3 को गुलाम बनाया हुआ है, और इसीलिए वहाँ पे आज़ादी की जेन्युइन मूवमेंट्स चलती हैं। इसी तरह आप ये देखें कि चाइना में भी यही है कि मेजॉरिटी जो चाइनीज़ पीपल है ना, मंदारिन स्पीकिंग, उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको जिंगजियांग कहते हैं, उसको भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तिब्बत, साउथ मंगोलिया और ऑक्यूपाइड मंचूरिया। इसके अलावा यूनान कौंसल, हांगकांग और ताइवान पे भी क्लेम। ताइवान में और मेनलैंड चाइना के जो चाइनीज़ ओरिजिनल हैं, ये एक ही हैं, मेजॉरिटी में कह लें। लेकिन तिब्बतियन चाइनीज़ नहीं है, दे आर मोर बुद्धिस्ट एंड इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है चाइनीज़ और तिब्बतियन कल्चर में। यही हाल ईस्ट तुर्किस्तान का है, यही हाल साउथ मंगोलिया का है, यही हाल मंचूरियन लोगों का है। चाइना ने ज़बरदस्ती इनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, ये चाइनीज़ लोग हैं। इन्होंने बाकियों के ऊपर बाय फोर्स कब्जा किया हुआ है। अमेरिका का ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट हो अमेरिका की, जो 50-51 स्टेट्स है ना, उसमें कहीं कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला मसला ही नहीं है, सारी मिक्स एथनिसिटीज़ रहती हैं, और मतलब बड़ी मेजॉरिटी किसी की है नहीं। ये और बात है कि वाइट यूरोपियन ओरिजिन के जो हैं वो पावरफुल हैं ज़्यादा बिजनेसेस में, हाई बिजनेसेस में, पॉलिटिक्स में, लेकिन स्टिल कोई ग्राउंड पे एथनिक डिवीज़न इतना नहीं है, सिवाय इसके कि ब्लैक लाइव्स मैटर और ये वो। लेकिन इतने ब्लैक्स हैं, इतने हिस्पैनिक हैं, इतने साउथ एशियन हैं, इतने चाइनीज़ और चाइनीज़ ओरिजिन या उस एरिया के लोग हैं, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, ताइवानीज़, ये सब इतने ज़्यादा हैं उधर। फिर मैक्सिकन, साउथ अमेरिकन, तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है। फिर एक यूनिफाइड लैंग्वेज है, ठीक है, स्पेनिश काफ़ी स्टेट्स में बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन इंग्लिश एक नेशनल लैंग्वेज है, यूनाइटिंग फोर्स है। तो अमेरिका का टूटने का तो कहीं मतलब इंडिपेंडेंस की मूवमेंट कैसे चल सकती है? इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के लिए मतलब कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा ना, कैसे उठेगा, क्या करेगा? कोई इतना मेजॉरिटी में नहीं है, तो टूटने का चांस नहीं है। इकोनॉमी तो अगेन, इकोनॉमी में फिर आपके या तो आप अकेले हो, इतने पावरफुल हो, बाकी सबको दबा कर रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आप अंदरूनी तौर पे टूटते हो, एथनिकली, रिलीजियस ग्राउंड पे या किसी चीज़ पे। नहीं तो फिर क्या है, फिर सामने से बड़ी पावर्स और आ जाएं, जैसे इस वक्त चाइना, इंडिया का शोर है। इंडिया स्टिल ए लॉन्ग जर्नी टू गो, लेकिन क्या है कि जिस रफ्तार से इंडिया पिछले 9-10 साल से जा रहा है कि चीज़ें बहुत करीब लगने लगी। हालांकि ये नहीं है कि आप 5-10 साल में इंडिया चाइना और अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा, लेकिन इंडिया और चाइना की तरक्की में एक फ़र्क है। देखें, आप बैरोमीटर लेके आ जाते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बढ़ी है, जबकि इंडिया चाइना आबादी में बराबर है।
चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $3.4 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे जापान है $1.37 ट्रिलियन, स्विट्जरलैंड का 1 ट्रिलियन, रशिया का 600 बिलियन, इंडिया का 588 बिलियन, तीसरे पांचवें नंबर पे। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्यों नहीं है इसमें? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज भी, अमेरिका क्यों नहीं है? अमेरिका का जीडीपी इतना दिखाता है, पर कैपिटा इतना दिखाता है, अमेरिका का कर्जा $31 ट्रिलियन है, वो मिलाओ तो वो तो अफ्रीका के किसी मुल्क से भी गरीब हो जाए। तो ये आंकड़े नहीं होते नापने के कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन नहीं। अजीज दोस्तों देखें, होता यह है कि जब आप किसी मुल्क का टोटल एवरीथिंग कंसिडरिंग, फिर आप जाकर उसकी एसेट्स या इसकी वैल्यू या इसकी मालियत या इसकी खपत या उसकी वक़्त कितनी है, वो देखने के लिए आपको सारे एक्सपेक्ट लेने होंगे। चाइना का इंटरनल डेट टू मच है। जिस दिन ये डेट फटेगा ना, तो चाइना में डिक्टेटरशिप है, तो इसलिए वो दबा लिया जाएगा, लेकिन उसका असर बहुत पड़ेगा चाइना की इकोनॉमी का। और दूसरा ये कि स्मॉल ट्रेड की बात आती है। चाइना का मेजर जो काम था वो स्मॉल ट्रेड था। चाइना ने अपनी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को यूज़ किया और इसको यूटिलाइज किया और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। घर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्री है। आपको पाउंड शॉप में चले जाएं तो 80% चीज़ें चाइना की बनी हुई मिलेंगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इनके लिए कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगाने पड़ते। छोटे छोटे घरों में, हम पाकिस्तान में रहते थे तो हमारे एक कज़न थे, खाला के बेटे, वो उन्होंने अपने घर के पीछे 2 कमरों का एक क्वार्टर ले लिया किराए पे। वहाँ पे क्या करते हो? मैं प्लास्टिक की चीज़ें बनाता हूँ, कंगियाँ और लोटे और इस टाइप की चीज़ें। 2 कमरों को उसमें इतने छोटा सा प्लांट लगा के, घर घर में इंडस्ट्री चाइना की चलती है। जिस दिन ये खपत बंद हो गई ना, चाइना को सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त हो रहा है ये जो अमेज़ोन वगैरह हैं, क्योंकि लोग अमेज़ोन पे जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, सस्ती और रेंज में देख लेते हैं। अब चाइनीज़ चीज़ों की क्वालिटीज़ इतनी ज़बरदस्त बताई जाती हैं, प्राइस इतनी कम होती है, तो धड़ाधड़ उनकी बिक्री होती है। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री पे चाइना इस वक्त चल रहा है। अमेरिका का स्मॉल इंडस्ट्री का इतना नहीं। अमेरिका में आपको घर घर में इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। अमेरिका की ह्यूज कॉरपोरेट सेक्टर है। दुनिया की अगर आप 500 निकालेंगे तो उसमें से 350 अमेरिका की होंगी, 300 अमेरिका की होंगी। चलें, अमेरिका की एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे बना है। आपको अगर आप उस सिनारियो में जाएं ना, 100 साल पहले के, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन या रशिया जो बहुत बड़ी पावर्स बन रही थी, क्योंकि डोमिनेंट एरिया था इनके पास और अनटच थे दुनिया के मामलात में। यूरोप आपस में लड़ रहा था, मुसलमान लड़ रहे थे, यूरोप मुसलमान, ओटोमन एम्पायर ये वो लड़ रहे थे। रशिया का पूरा जो जार का रशिया था वो पूरा एक ब्लॉक था, एक अमेरिका का अपना सेपरेट पड़े थे। ये अपनी मिलिट्री पावर में, इकोनॉमिक में, इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहे। यूरोप कमज़ोर होता गया, ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो सुपर पावर्स था वो ख़त्म हो रहा था। वहाँ पे 2 नई फाउंडेशंस आई, रशिया और चाइना, अमेरिका की। उसमें रशिया ज़्यादातर मिलिट्री पावर को ज़्यादा बढ़ाता रहा, इकोनॉमिक और इंटरनल जो रिफॉर्म्स होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। भारत में आप लाख देख लें कि डिवीज़न शो की जा रही हैं या शो हो रही हैं आपके सोशल मीडिया पे, वो मेनली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, वरना ग्राउंड पे ऐसा नहीं है जैसा सोशल मीडिया पे लग रहा है कि इंडिया के हर गली मोहल्ले में मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू क्रिश्चियन से लड़ रहा है, दलित ब्राह्मण से लड़ रहा है, एथेइस्ट इन सब से लड़ रहा है। इस तरह एक अजीब माहौल जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो नहीं है इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम है, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम है। इंडिया एक ऐतिहासिक
उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। चाइना का मामला बहुत ख़राब है। चाइना ने आज नहीं तो कल टूटना है। अब कल से मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि अगले साल कि भाई क्यों नहीं टूटा अभी तक। मैं आगे बात कर रहा हूँ 25-30 साल, 50 साल, और इन 25-30 साल 50 सालों में अमेरिका विल बी स्टिल नंबर 1 इकोनॉमी एंड पावर। क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपके अंदर एक सोशल, ठीक है अमेरिका में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, ये एक खातून है इन्होंने लगाया है कि $90 का सिर्फ इतना सामान आया है, इसमें एक तरबूज है, एक दूध का डब्बा है, एक जूस का डब्बा है, डबल रोटी है, इस तरह कुछ चीज़ें हैं, $90 का। और ये एग्जेजरेट नहीं कर रही। 4 चीज़ें लेने गया तो 40 पाउंड खर्च करके आ गया, यही सब्जी वगैरह घर के सामान। तो महंगाई है, लेकिन महंगाई इस वक्त एक ग्लोबल फेनोमेना है। इंडिया में भी महंगाई है, लेकिन इंडिया में अभी चीखें वो नहीं निकली जो पाकिस्तान या यूरोप वगैरह में निकली हुई हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ है ना अमेरिका की, वो उसकी अभी तक अंदरूनी तौर पे अपनी पब्लिक, मतलब आप वहाँ पे जाएं हर आदमी के पास तकरीबन गाड़ी है। मैं आर्कनसास गया तो जो जिन साहब के पास था, मैंने कहा अभी तक मुझे कोई बस, ट्रेन, मेट्रो वगैरह नज़र नहीं आई। कहता है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं पूरे शहर में। मैं कहा है ही नहीं सिरे से। कहता है ही नहीं, ना कोई बस है ना कुछ है। मैं क्यों? बोला सबके पास गाड़ी है, खाली बस चलाएंगे क्या, सबके पास गाड़ी है। तो ये एक इलाके की बात है। ये आप न्यू ऑर्लिन्स चले जाएं, शिकागो चले जाएं, न्यूयॉर्क के कुछ ऐसे सबब में आप चले जाएं जहाँ पे आपको होमलेसनेस की और लंबी चौड़ी हिसाब किताब वो भी एक मिलेगा, लेकिन दैट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग सोशल फैक्टर टू डिसमेंबर द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि चाइना के पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ है, और इंडिया की जो स्पीड है, और इंडिया को थोड़ा फ्रीडम मिल जाए, कहीं से रिलीफ मिल जाए। लेकिन रिलीफ इन एसेंस क्या होता है कि भारत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि पड़ोस में एक छछूंदर है ना पाकिस्तान, वो रोज कुछ ना कुछ कभी टेररिज्म कर रहा है, इंसान का बच्चा बन ही नहीं रहा। इसका मसला हल करना है। इसका मसला हल करने के लिए चाइना से तो निपट ले भारत, अमेरिका को रोकना मसला है। जिस दिन अमेरिका कन्विंस हो गया ना, तो यूरोप तो साथ ही उसके। जिस दिन अमेरिका यूरोप कन्विंस हो गया ना, तो सऊदी अरब तो फुल्ली कन्विंस्ड है। अभी ये एक खबर आई है, ये मोहित पीरजादा हैं, ये इमरान खान की सरकार गिरने के बाद भाग लिए थे ना, तो बच गए हैं। अमेरिकन नेशनल टीवी है इनके पास, तो ये इस वक्त खुल के बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अमेरिका में जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं, और ये लोग बहुत पीसफुल हैं और अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरा ख्याल है ये पंडितों की बात हो रही है। और वहाँ पे इस कम्युनिटी में ये इम्प्रेशन है कि सऊदी सरमायाकारी, पाकिस्तान में जो सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो इसलिए अटकी हुई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, इमारात और सऊदी अरब ने ये ऑफ़र की है कि हम आपके मुल्क में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आपकी मदद करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए। आप JNK का मसला हल कर लो, JNK का इशू आप सॉल्व कर लो, और भारत का जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड जो POK है और गिलगित बल्तिस्तान, वो उनके हवाले कर दो, या कोई ऐसी आपकी भी फेस सेविंग करके कोई ऐसी चीज़ करके भारत के हवाले कर दिया जाए। ये मोहित पीरजादा कह रहे हैं कि, और ये काफ़ी अरसे से हम भी सुन रहे हैं। 2 रास्ते हैं। तालिबान इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ तपा हुआ है और कुछ करने के मूड में है। TTP और तालिबान दोनों मिल के अफ़गानिस्तान के पूरे बॉर्डर पे इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ जमा करके बैठे हैं,
और इनको अंदर खाने पाकिस्तान से KPK से काफ़ी पख्तून सपोर्ट मिलेगा, जिसमें ख़ास तौर पे इमरान खान की पार्टी PTI, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान दोनों इमरान खान के करीब रहे हैं, दोनों इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता रहा है। तो जाहिर है वो KPK में इमरान खान का जो वोट बैंक है वो भी तालिबान के साथ है। तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त खिचड़ी पक रही है कि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान उलझा हुआ हो और ऐसे में भारत को कोई ऐसा रीज़न मिल जाए, कोई ऐसी टेररिज्म या कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि इधर से भारत एंटर करे और पाकिस्तान को फिर अरब इंटरवेंशन और अमेरिका और ये सब ड्रामे करके कि हाँ भाई अब मामला ख़त्म करो, अफ़गानिस्तान को वापस बॉर्डर को उस तरफ भेजें और इंडिया को POK और गिलगित बल्तिस्तान मिल जाए, ऐसा भी। लेकिन अब जो वो एक अरसे से, मैं अभी 4-5 साल से तो आपके सामने बात करता हूँ, तो उसमें मैंने भी कई बार बताया कि 2024 से पहले कोई बड़ा कारनामा हो सकता है, यानी इलेक्शन से पहले। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अजीज़ दोस्तों, फिल वक्त तो ये सारी सिचुएशन है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, जिसके लिए एक और सिटिंग करूँगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।